वेलकम टू स्टडी विद सैम। और आज मैं फिर से प्लेटो के एक और विचारधारा के सामने को लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ और यह है आदर्श राज्य। जैसा कि आप सबको विदित है कि प्लेटो ने जितने भी विचार प्रस्तुत किए वह सभी उस समय की तात्कालीन परिस्थितियों की उपज मानी जाती रही। आदर्श राज्य विषयक जो उनके विचार है वह भी कहीं ना कहीं उस समय की यूनान में व्याप्त जो अराजकता थी, राजनीतिक अराजकता, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप यह विचार जो है उत्पन्न हुआ। प्लेटो के जो संपूर्ण दर्शन का जो मूल विचार है वो है सत्य का विचार, यानी सत्य का विचार। वह चाहता था कि आदर्श राज्य में शासक इस सत्य से साक्षात्कार करे ताकि राज्य में न्याय की स्थापना हो सके। प्लेटो अपने राज्य का जो निर्माण है वो व्यवहारिकता की ठोस धरातल पर बैठकर नहीं करता, अपितु कल्पना के स्वर्णिम लोक में उड़ता हुआ करता है। प्लेटो के जो राज्य की उत्पत्ति विषयक जो विचारधारा है उसकी दो विशेषताएं लिए हुए है। पहला कि वह राज्य और समाज में अंतर नहीं करता। दूसरा, वह राज्य की उत्पत्ति की जो व्याख्या है उसका आधार ऐतिहासिक न मान करके दार्शनिक आधार पर उसकी व्याख्या प्रस्तुत करता है। प्लेटो स्वयं कहता है कि राज्य की उत्पत्ति काष्ठ तथा पत्थर जैसे जड़ पदार्थों से नहीं हुई, वरन मनुष्यों से हुई है जो वहां निवास करते हैं। यानी किसी राज्य की पहचान वहां रह रहे नागरिकों के से ही होती है। इस प्रकार प्लेटो व्यक्ति और राज्य का क्या संबंध है, इस संबंध में दृष्टि डालते हुए प्लेटो कहते हैं कि राज्य को ही व्यक्ति का विराट रूप मानता है और मूलतः राज्य मनुष्य की आत्मा का ही बाह्य स्वरूप है। अर्थात जब आत्मा अपने पूर्ण रूप में प्रकट होती है तो वह राज्य का स्वरूप धारण कर लेती है। इस प्रकार से राज्य तथा व्यक्ति में एक प्रकार से नैतिक एकता पाई जाती है। रही बात प्लेटो के आदर्श राज्य का क्या उद्देश्य है, तो प्लेटो का जो आदर्श राज्य के जब उद्देश्य हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि प्लेटो यह मानता है कि पूरे रिपब्लिक में जो उन्होंने ग्रंथ लिखा उसमें उसके उद्देश्य जो उन्होंने अंकित किए हैं वह अंतिम उद्देश्य परम सत्य की उपलब्धि पर ही आकर के टिका हुआ दिखाई देता है। आदर्श राज्य के उद्देश्य में पहला कहता है श्रम विभाजन, जिसके द्वारा प्रत्येक व्यक्ति का समाज में स्थान निश्चित किया जाता है। स्थान निश्चित होने के लिए उसके स्वभाव और क्षमता का अध्ययन आवश्यक है। स्थान निश्चित हो जाने के बाद दूसरा उद्देश्य वो बताते हैं कि प्रत्येक को उसका कर्तव्य निश्चित करना, जिससे वह क्षमता प्राप्त कर सके, वही प्लेटो का न्याय है। स्थान और कर्तव्य निश्चित हो जाने के बाद प्रशासक वर्ग और सैनिक वर्ग का चयन कर केवल उन्हीं प्रतिभावान व्यक्तियों के लिए उच्च शिक्षा का प्रबंध करना। इसके बाद वो कहता है कि 35 वर्ष की आयु तक गणित शास्त्र और दर्शन के पांडित्य प्राप्त कर लेने के उपरांत राज्य के प्रशासन की बागडोर दार्शनिक शासक के हाथों में सौंप देनी चाहिए, और यही दार्शनिक राजा कहलाता है। राजा द्वारा उच्च आनुभविक ज्ञान के लिए व्यवस्था करना, जिससे दार्शनिक राजा व्यक्तिगत रूप से सार्वभौमिक सत्य की उपलब्धि कर सके और समाज में उसका लाभ प्राप्त हो। इसके बाद प्लेटो ने राज्य निर्माण के तत्वों के आधार पर वो कहता है कि जिस तरह मानवीय आत्मा में विवेक, शौर्य और वासना के तत्व मिलते हैं, उसी तरह राज्य के निर्माण में भी यही तीनों तत्व सहायक होते हैं। पहला, आर्थिक तत्व। मनुष्य की अनेक आवश्यकताओं ने उसको एकाकी रूप से जीवन जीने के लिए संभव नहीं माना, अतः इसका रीजन उन्होंने बताया कि आत्मा में वासना के तत्व के कारण ही इन आवश्यकताओं की उत्पत्ति होती है और इनकी पूर्ति एक दूसरे के सहयोग के बिना नहीं हो सकती। प्रत्येक व्यक्ति सदैव उसकी प्रकृति के अनुकूल एक ही कार्य में लगाया जाए, प्रत्येक व्यक्ति एक ही व्यवसाय करे, दैनिक कार्य
न करे तभी सारा नगर राज्य एक होगा, ऐसा प्लेटो ने रिपब्लिक में कहा है। दूसरा तत्व सैनिक तत्व। प्रारंभ में जब मनुष्य की मूल आवश्यकताओं की पूर्ति आसानी से होने लगी तो सनय सनय ऐश्वर्य की आवश्यकताओं की ओर बढ़ने से, जिनकी पूर्ति छोटे राज्यों में संभव नहीं थी, अतः प्रदेश विस्तार की इच्छा से युद्ध होने लगे और सैनिक वर्ग का उदय हुआ। यही मानव आत्मा के साहस तत्व का प्रतीक है। इस प्रकार सैनिक के दो प्रमुख कार्य बतलाए, प्रथम राज्य की सीमा का रक्षा और दूसरा प्रदेश का विस्तार। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण तत्व था वो था दार्शनिक तत्व। प्लेटो के अनुसार राज्य का जो संचालन है उसके लिए एक अच्छे विवेक युक्त शासक की आवश्यकता होती है। राज्य में सैनिक वर्ग के व्यवहार को नियमित करने के लिए पूर्ण विवेक युक्त संरक्षक होना चाहिए। इस प्रकार से इन तीन तत्वों के द्वारा प्लेटो मानता था कि राज्य की आवश्यक तत्व या राज्य की उत्पत्ति होती है। अब प्लेटो ने बतलाया कि उसके आदर्श राज्य की कौन कौन सी विशेषताएं होंगी। तो राज्य का एक दार्शनिक आधार होगा, यानी राज्य व्यक्ति का ही समष्टिगत स्वरूप होगा, और वह भी एक व्यक्ति है और व्यक्तिगत आत्मा ही राज्य के विशाल रूप में अभिव्यक्त होती है, ऐसा प्लेटो मानते थे। दूसरा कहता है प्रशासन एक कला है ना, क्योंकि वो प्रशासन करने को कला मानते थे। इस प्रकार कला में दक्षता प्राप्ति के लिए विशेष ज्ञान और लंबे अनुभव की आवश्यकता होती है। इसीलिए वो चाहते थे कि उसका दार्शनिक शासक दक्ष हो, विवेक युक्त हो। तीसरा वो कहता है राज्य का एक आध्यात्मिक संस्था है। राज्य एक आध्यात्मिक वस्तु है और आत्मा की अभिव्यक्ति है। पृथ्वी में सार्वभौम सत्य के प्रतीक के रूप में जितनी भी मनुष्यकृत रचनाएं हैं, संस्थाएं हैं, उन सब में नैतिक और उच्च जो अगर कोई संस्था है तो वह है राज्य। दूसरा वो कहता है कि राज्य का कोई ऐतिहासिक विकास नहीं हुआ है, बल्कि प्लेटो राज्य का आत्मिक आधार को ही स्वीकार करते हैं। फिर कहता है प्लेटो का आदर्श राज्य वास्तव में एक आदर्श है। प्लेटो का जो आदर्श राज्य है आध्यात्मिक और भौतिक आदर्शों का सामंजस्य उसमें दिखाई देता है। प्लेटो के आदर्श राज्य में कर्तव्य निष्ठा ही न्याय है, यानी अपने दिए गए निर्दिष्ट कर्तव्यों का यदि हम पालन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम न्याय की प्राप्ति करा रहे हैं। यही न्याय ही उसके आदर्श राज्य की आधारशिला होती है। आदर्श राज्य विशेषज्ञों का राज्य माना गया है। तो इस तरह से प्लेटो के आदर्श राज्य की ये विभिन्न विशेषताएं कुछ बिंदुओं में हमने देखा। वहां पर प्लेटो के आदर्श राज्य के कुछ आलोचनाएं भी की है। कार्ल पापर ने प्लेटो ने आदर्श राज्य का निर्माण इस प्रकार किया है कि उसकी वेदी पर उसने व्यक्ति को राज्य के परिप्रेक्ष्य में केवल एक साधन मान लिया है और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आलोचक ये मानते हैं कि प्लेटो का आदर्श राज्य केवल एक स्वप्निल संसार है, क्योंकि वो कल्पना लोक में इन सारे विचारों को विवेचित करता है। यहाँ पर सारे जगह पे कर्तव्यों की बात करता है व्यक्ति के लिए, पर स्वतंत्रता की बात वो कहीं भी नहीं करता। इस प्रकार प्लेटो के आदर्श राज्य में स्वतंत्रता का निषेध देखने को मिलता है। प्लेटो का आदर्श राज्य के अगर अपना लिया जाए तो समाज दो भागों में बट जाएगा, ऐसा आलोचक मानते हैं। शासक वर्ग निरंकुश हो सकता है क्योंकि समस्त शक्तियां शासक को दे दी गई है। यहाँ पर कानून और नियमों का कोई अभाव है, जिससे कभी भी दार्शनिक शासक जो है वो निरंकुश हो सकता है। और मानवीय स्वभाव के कारण यह दोष आना नितांत स्वाभाविक सी प्रक्रिया है। कानूनों की उपेक्षा की गई है प्लेटो के आदर्श राज्य में, और इस प्रकार व्यक्ति और राज्य की समानता को अत्यधिक महत्व दिया गया है। तो इस तरह से बहुत सारे विचारक इसकी आलोचना करते हैं, पर इसका अभिप्राय यह नहीं कि प्लेटो ने जो आदर्श राज्य की जो परिकल्पना की वो पूर्णतः निरर्थक है। उस समय की परिस्थितियों के अनुसार प्लेटो का आदर्श राज्य अपने आप में एक विशेष रूप से उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से आदर्श राज्य को प्रस्तुत करने का प्रयास किया।
धन्यवाद।